चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 8 शुरू करते हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो, आपको पता है ना, हर कंट्री की इकोनॉमी में मेनली 3 सेक्टर होते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो जिसमें प्राइमरी सेक्टर में ये इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, बराबर ना। प्राइमरी सेक्टर में ये एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और दूसरा सर्विस सेक्टर आखिरी में। जिसमें हमें इस चैप्टर में इस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के बारे में समझना है। यह एग्रीकल्चर सेक्टर पर से ही बाकी के दोनों सेक्टर्स डिपेंडेंट है। इस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जो चीज़ें बनती है तो उसका एज अ रॉ मटेरियल फिर सेकेंडरी सेक्टर या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ होता है ना, बराबर ना। और दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर का फ़ायदा कि भाई पूरे वर्ल्ड को या पूरी कंट्री को, अगर सिर्फ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो भाई पूरी इंडिया में जो फूड प्रोवाइड होता है, हर कोई जो खाता है, बराबर ना, हम सब भी दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो वो सब कहाँ से आता है? इस एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू ही ना, बराबर। आज हमें इस चैप्टर में इसी सेक्टर के बारे में समझना है, जिनमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों ज़रूरी है। तो सही बात है, अभी शॉर्ट में तो आपको बताया ही कि एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे पहले तो हमें फूड प्रोवाइड होता है, और दूसरा कि बाकी के दोनों सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड हैं। और इंडिया में अगर बात करें तो हमारी कंट्री तो हमेशा से एग्रीकल्चरल कंट्री कहलाती है, बराबर। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ का मेन वर्क वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हमारी कंट्री की लाइफलाइन कहलाती है, बराबर। हमारी इकोनॉमी का बैकबोन कहलाता है, रीढ़ की हड्डी। जैसे हमारे शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, हमारा बैकबोन अगर टूट जाए, तो हमें पता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बराबर ना, रहना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से हमारी इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बंद पड़ जाए ना, तो फिर हमारी कंट्री का चलना मुश्किल हो जाए। हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी वो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, या कहो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। जस्ट इमेजिन करो कि अगर कोई भी रीज़न से एग्रीकल्चर सेक्टर अगर बंद हो जाए ना, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो जस्ट इमेजिन करके देखो कि सबसे पहले तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बंद हो गया ना, तो हमारी कंट्री में जो 130 करोड़ लोग रहते हैं, उनके खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी। सही बात कि नहीं? हमारी कंट्री के 130 करोड़ लोगों को खाना पीना कहाँ से मिलेगा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही बंद पड़ गया तो? है कि नहीं? सही बात है। सबसे पहले उनके खाने की प्रॉब्लम होगी। दूसरा ये कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बंद हो गया तो उनसे जो भी चीज़ें मिलती है ना, उसका सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर रॉ मटेरियल में यूज़ करता है। तो मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा। जैसे सबको पता है ना कि भाई एग्रीकल्चर से जैसे कॉटन मिलता है, तो उसके वजह से ये कॉटन टेक्सटाइल चलती है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ चलती है, एग्रीकल्चर की वजह से ही ना। तो अगर एग्रीकल्चर ही बंद हो गया तो इमेजिन करो कि भाई ये कॉटन टेक्सटाइल्स या दूसरी इंडस्ट्रीज सब कैसे चलेगी। खाली कॉटन थोड़ी, कितनी सारी चीज़ों से चलती है ये इंडस्ट्रीज़। तो रॉ मटेरियल इस एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है, वही बंद हो गया तो इंडस्ट्रीज़ को भी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर उसमें, बराबर। तो अगर इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्रॉपर अपने गुड्स तैयार नहीं कर पाएगी, तो मतलब समझो कि भाई मार्केट में चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी। मार्केट में जब ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है ना, या शॉर्टेज आ जाती है ना, तो उनसे क्रिएट होता है इन्फ्लेशन। क्या क्रिएट होता है? इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइस राइज होता है। तो मतलब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बंद हो गया ना, तो इनडायरेक्टली पूरी कंट्री में हर एक प्रोडक्ट का प्राइस राइज होगा। और अगर प्राइस राइज हुआ तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसको होगा? पुअर पीपल को, बराबर ना। प्राइस राइज का सीधा इफेक्ट किसको होता है? पुअर पीपल को होता है कि नहीं? और इनके अलावा कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बंद हो गया तो हमारी कंट्री की 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भी है, 2011 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की 68% पॉपुलेशन जो कहाँ पे रहती है? रूरल एरियाज़ में, गांव में रहती है। और उनमें से भी 50% जितनी पॉपुलेशन वो टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। हमारी इंडिया में से आज भी आधा इंडिया, बराबर ना, आधा भारत वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही बंद हो जाएगा तो वो सभी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सभी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट से क्रिएट होती है फिर पॉवर्टी, बराबर ना। बेरोज़गारी से फिर गरीबी आएगी उनमें।
तो उनकी भी तो प्रॉब्लम होगी ना, बराबर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर बंद हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बंद हो जाएगा, बराबर ना। लोगों जो है वो बेरोजगार होते जाएंगे। और सीधी सी बात है कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों अगर बंद पड़ गए तो उसका सीधा इफेक्ट सर्विस सेक्टर पे पड़ेगा। तो जो तीसरा सर्विस सेक्टर है वो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा ना उसमें, ठीक है ना। तो सीधा सा जो है वो लॉजिक यही बनता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया ना तो हमारी कंट्री की पूरी इकोनॉमी जो है वो फेल हो जाएगी, बराबर ना। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया तो कंट्री की पूरी इकोनॉमी फेल हो जाएगी। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर कहलाता है। कहते हैं ना हमारी कंट्री का बैकबोन कहलाता है, रीढ़ की हड्डी। उसके बिना कैसे चले बाकी सब, है कि नहीं? सही बात, बराबर। और अब अगर हम लोग हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रेजेंट सिचुएशन देखें, है ना, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आज की सिचुएशन क्या है? तो देखो, हमेशा से जैसे हमने अभी पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब से 1956 के बाद, आज़ादी के बाद 1956 हमारी कंट्री का सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था। सेकेंड 5 ईयर प्लान जब दूसरी बार सरकार आई थी ना, तब उन्होंने हमारी कंट्री पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया था। आज़ादी के बाद हमारी कंट्री पे कौन सी चीज़ पे जोर दिया गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ तैयार करना। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर हुआ ना तो ठीक है, ये बात सही है कि भाई इंडस्ट्रीज सेक्टर बढ़ता गया, सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता गया, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, बराबर ना। एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। और क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ वो अब इसमें देखें, जिसमें सबसे पहले देखें नेशनल इनकम में, कि नेशनल इनकम में क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो बताएं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब चेंजेस आए ना, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई। हर एक में खाली यही ध्यान से सुनना कि इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई हैं और एग्रीकल्चर कम होता गया, तो जिसकी वजह से ये सब इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो नेशनल इनकम में इफ़ेक्ट ये आया कि जब हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर कम होता गया, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई ना, तो जब आज़ादी का टाइमिंग था ना 1950 के आसपास, सुनना ध्यान से, 1950 के आसपास हमारी कंट्री की जितनी भी नेशनल इनकम थी ना, उसमें से 53% हिस्सा, कितना? 53% हिस्सा वो एग्रीकल्चर में से आता था। हमारी नेशनल इनकम का 53% जितना हिस्सा वो एग्रीकल्चर से। और आखिरी 2011-12 की बात करें अभी की, तो सिर्फ 13.9, मतलब अप्रॉक्सीमेट 14% जितना हिस्सा वो एग्रीकल्चर से आता है। डिफरेंस देख रहे हो कि पहले हमारी नेशनल इनकम टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। 53% हमारी नेशनल इनकम वो कहाँ से? एग्रीकल्चर से मिलती थी, और अब खाली 14%। तो ये पता चलता है ना कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बड़ा चेंजेस आया है आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, हुआ है ना ये एक चेंजेस, बराबर। और दूसरा, इनकम के बाद दूसरी अगर बात करें तो वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगारी। तो जैसे हमने बताया कि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन, मेन वर्क ही एग्रीकल्चर है, लोगों का मेन काम एग्रीकल्चर था। इसी वजह से जब हमें आज़ादी मिली ना, तो इंडिया की 72% पॉपुलेशन, समझ रहे हो, 72%, आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वो किसके ऊपर डिपेंड थी? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब एग्रीकल्चर के साथ जो जो एक्टिविटीज़ आती है ना, जैसे कैटल रेयरिंग, फिशरीज़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पोल्ट्री फार्मिंग, तो इन सब एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सब आ गया। इन सब के साथ 72% लोग हमारे इंडिया के जुड़े हुए थे। लेकिन आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद ये सब चेंज होने लगा। वही बात कि जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ने लगी, सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर कम होने लगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर कितना कम हुआ? तो कहते हैं आज़ादी के वक्त 72% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे ना, जो ईयर 2001-2 में, ईयर 2001-2 में 58% हो गए, कम हो गए कितने? 58% एग्रीकल्चर में। और ईयर 2014-15, आज से 4-5 साल पहले, उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग अब 49% लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। कितने लोग? 49% सिर्फ लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो है ना डिफरेंस, एम्प्लॉयमेंट में तो इतना बड़ा डिफरेंस आया ना।
उसके बाद दूसरा है एक्सपोर्ट इनकम। तो एक्सपोर्ट इनकम मतलब क्या, हमें पता है ना कि हम लोग अपने देश का कोई भी गुड्स, कोई भी सामान जब दूसरे देशों में बेचते हैं तो उनसे जो इनकम मिलती है वो एक्सपोर्ट इनकम कहलाई ना। एक्सपोर्ट करना मतलब दूसरे देशों में भेजना, तो दूसरे देशों में जो कुछ भी भेजते हैं उससे मिलने वाली इनकम तो वो कहलाती है एक्सपोर्ट इनकम, है कि नहीं। तो पहले के टाइम में हमारा मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट भी होता था ना, वो एक्सपोर्ट भी टोटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही होता था। मतलब पहले के टाइम में जब आज़ादी मिली उस वक्त एक्सपोर्ट से जितनी भी इनकम मिलती थी ना, उसका 70% पार्ट वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का था। तो एक्सपोर्ट इनकम की 70% हिस्सा वो कहाँ से मिलता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में से, बराबर। लेकिन फिर जैसे दूसरे डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई, सर्विस सेक्टर बढ़ गया, तो अब एक्सपोर्ट भी उसका होने लगा। लास्ट 2013-14 में जब काउंटिंग हुई थी तो एग्रीकल्चर में से एक्सपोर्ट इनकम सिर्फ 14% थी। कितनी, 14%, 5 टाइम्स कम हो गई। आज़ादी के वक्त 70% इनकम, एक्सपोर्ट की इनकम एग्रीकल्चर से मिलती थी, और जो कम होके कितनी हो गई, सिर्फ 14%। कितना बड़ा डिफरेंस ये भी, है कि नहीं। उसके बाद एक्सपोर्ट इनकम के बाद दूसरा देखें, लिविंग स्टैंडर्ड। तो हाँ, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अगर देखें ना, तो देखो हाँ, सही बात है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है। क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले आता है फूड, है ना, हेल्थ एंड फूड आता है ना। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड अगर चेक करना हो तो लोग किस तरह का खाना खा रहे हैं, उनकी हेल्थ किस तरह की है, ये सबसे पहले लिविंग स्टैंडर्ड में चेक किया जाता है, ना कि पैसे चेक किए जाते हैं, बराबर। मनी, लिविंग स्टैंडर्ड काउंट करने के लिए मनी सेकेंडरी पार्ट है, सबसे पहले उनके फूड रिलेटेड जो है वो थिंग्स चेक की जाती है कि उनको खाना कितना मिलता है, बराबर। अब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करो ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में दो तरह के क्रॉप्स मेनली तैयार होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली दो क्रॉप्स तैयार होते हैं, एक फूड ग्रेन्स और कैश क्रॉप्स। एक फूड ग्रेन और दूसरा कैश क्रॉप। फूड ग्रेन्स वो होते हैं कि जिनका हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, बराबर ना, जिनका मेनली हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, तो वो फूड ग्रेन्स, जिसमें हर तरह के सीरियल्स, हर तरह के ग्रेन्स, वो सब फूड ग्रेन्स में इंक्लूड हो जाते हैं, बराबर। इनके अलावा वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी हम खाने में यूज़ करते हैं वो सभी ये फूड ग्रेन्स में समझो इंक्लूड हुए, फूड आइटम्स में इंक्लूड हुए, है कि नहीं। पहले के टाइम में जब आज़ादी का टाइमिंग था ना, तब हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत कम था, हम लोग डिपेंडेंट थे। हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री थी, फिर भी हम लोग डिपेंडेंट थे, बराबर। हमारा देश खेती प्रधान देश कहलाता है, एग्रीकल्चरल कंट्री, और फिर भी खाने के लिए हम लोगों को दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, ऐसी हालत थी। लेकिन आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने ये सब चेंजेस किए, इस एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ हुई, ऐसा नहीं खाली इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ हुई है, बराबर ना। कि जहाँ पर पहले इस फूड ग्रेन्स में, फूड आइटम्स के लिए हम लोग डिपेंडेंट थे, अब सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब कि भाई सेल्फ रिलायंट, अब इंडिपेंडेंट है। अब फूड ग्रेन्स के लिए हमें दूसरों के ऊपर क्या कह सकते हैं, डिपेंड होना पड़ता नहीं है। और जस्ट इमेजिन करो, जब आज़ादी मिली ना, तब हमारी कंट्री में पॉपुलेशन कुछ 35 to 40 करोड़ के बीच में थी। कितनी, 35 to 40 करोड़ खाली हमारी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन। और आज कंट्री की पॉपुलेशन 130 करोड़ के आसपास है, 100 करोड़ जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई। लेकिन फिर भी उस वक्त पॉपुलेशन 35 to 40 करोड़ के आसपास थी, फिर भी लोगों को पूरा खाना नहीं पड़ता था और हमें बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता था। यहाँ पर जो है वो फूड ग्रेन्स, फूड आइटम्स प्रॉपरली नहीं तैयार हो पाते थे, उस वक्त कंडीशन ऐसी थी। और आज 130 करोड़ लोग हैं ना, फिर भी सभी लोगों के लिए पूरा खाना एग्रीकल्चर में तैयार हो जाता है। और ना ही सिर्फ तैयार होता है, इवन एक्स्ट्रा बचता भी है, सरप्लस ग्रेन्स भी अब हमारे पास हैं, कि अगर बाय चांस 2-3 साल खेती ना हो ना, तो भी पूरी इंडिया में भरपूर खाना मिल जाए, इतना खाना, इतने ग्रेन्स वो आज हमारे पास है। तो ये एग्रीकल्चर की भी तो अच्छी खासी ग्रोथ कहलाई ना,
बराबर ना, एग्रीकल्चर की भी तो ये ग्रोथ हुई ना हमारे यहाँ पर, सही बात कि नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस एग्रीकल्चर की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हुआ है। नंबर वाइज अगर देखें ना, तो गवर्नमेंट काउंट करती है कि कितने ग्राम फूड ग्रेन्स, ये फूड आइटम्स में कितने ग्राम्स वो पर हेड पर डे वो लोगों को मिलता है। पर हेड पर डे, हर एक इंसान हर दिन में कितने ग्राम अनाज यूज़ करता है, उसकी अगर काउंटिंग करें ना, तो पहले के टाइम में आज़ादी के वक्त वो था 395 ग्राम्स। कितना? 395 ग्राम्स, मतलब टोटल 400 ग्राम भी नहीं। जो इंक्रीज़ होके 2013 में अब है 511 ग्राम्स, बराबर। 500 ग्राम से ऊपर, 500 ग्राम से ऊपर हर एक पर्सन एवरेजली वो रोज़ ये फूड ग्रेन कंज्यूम करता है, बराबर। और सोचो, ये 500 ग्राम ऐसे नहीं खाली 400 से 500 ग्राम हुआ, 100 ग्राम बढ़ा, 100 ग्राम बढ़ा, लेकिन उसके सामने सोचो कि पूरी कंट्री की पॉपुलेशन भी 100 करोड़ बढ़ गई। पहले सिर्फ 40 करोड़ पॉपुलेशन थी, 40 करोड़ के आसपास, फिर भी लोगों को जो है वो रोज़ के सिर्फ 400 ग्राम जितना मिलता था। आज आज 130 करोड़ पॉपुलेशन है, फिर भी लोगों को 500 ग्राम जितना अनाज रोज़ का मिलता है। तो ये इंक्रीज़ है ना। तो ये फूड ग्रेन्स अगर लोगों को बरोबर मिलते हैं ना, तो लोगों की हेल्थ सही होती है, और हेल्थ सही होती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, जो हम लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर की वजह से लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है, बराबर। और सिर्फ खाने पीने में नहीं, दूसरे कैश क्रॉप की बात करें, जैसे मैंने बताया लिविंग स्टैंडर्ड में ही, कि भाई एग्रीकल्चर में दो तरह के क्रॉप्स तैयार होता है ना, एक फूड आइटम्स या फूड ग्रेन्स, और दूसरा कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जिनका यूज़ खाने में ठीक है कि होता हो, लेकिन मेनली उनका यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में, बराबर। कैश क्रॉप में आते हैं जैसे कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, ऑयल सीड्स, शुगर कैन। तो ठीक है, इनसे कुछ कुछ फूड आइटम्स भी तैयार होते हैं, लेकिन मेनली इनका यूज़ एज अ रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज़ में। तो मतलब इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है, बराबर। तो एग्रीकल्चर से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी सही हुआ है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब इनके अगर प्रोडक्शन की बात करें ना, प्रोडक्शन की बात करें, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए हुए, टेबल दिए हुए, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये, कि जहाँ पर फूड ग्रेन्स पहले आज़ादी के वक्त तो फूड ग्रेन्स वो 51 मैट्रिक टन तैयार होते थे, 51 मैट्रिक टन, बराबर। मैट्रिक टन मतलब कुछ अप्रोक्सीमेट जो है वो ये 1000 किलो से ज़्यादा वो मैट्रिक टन इतना तैयार होता था, जो इंक्रीज़ होकर 264 मैट्रिक टन हो गया फूड ग्रेन्स, बराबर ना, 5 टाइम्स जितना इंक्रीज़। पल्सेस में भी 8 मैट्रिक टन से 19 मैट्रिक तक हो गया, मैट्रिक टन हो गया। शुगर कैन भी 69 मैट्रिक टन से 348 मैट्रिक टन इंक्रीज़ हुआ। ऑयल सीड में 5 मैट्रिक टन पहले प्रोडक्शन होता था, जो 32 मैट्रिक टन हुआ। कॉटन में 2 मैट्रिक टन से 36 मैट्रिक टन, 2 से 36, मतलब कॉटन की ग्रोथ तो 18 टाइम्स जितनी हो गई, 18 गुना ज़्यादा। तो हर एक की ये ग्रोथ देखो एग्रीकल्चर में, ये इसीलिए बता रहे हैं कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, तो एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं ना, सबकी ग्रोथ एक दो टाइम्स नहीं, लेकिन 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, या तो फिर 18 टाइम्स भी इंक्रीज़ हो गई। 5 गुना 6 गुना जो है वो ये इंक्रीमेंट हो चुका है सबकी ग्रोथ में, बराबर। तो मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है, ठीक है ना। कि भले देखो, ये भी एक बात हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं, कि पहले एग्रीकल्चर में 70% लोग जुड़े हुए थे, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन थी उसके 70% लोग काम करते थे एग्रीकल्चर में। फिर भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की ग्रोथ इतनी नहीं थी, जबकि उसके बाद जो है वो अब खाली 49% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर की ग्रोथ, उसके प्रोडक्शन की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है, बराबर। और दूसरा आखिरी आता है बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें ना, तो हाँ, एग्रीकल्चर की वजह से ही तो इंडस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ है ना। लेकिन ना बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
कि इंडस्ट्री की आज हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है ना, उसका बेस वो एग्रीकल्चर ही है। कि एग्रीकल्चर की वजह से ही तो इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल मिलता है ना, उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है तो इसकी वजह से वो लोग आगे काम कर पाते हैं, बराबर। तो हमारे यहाँ पर जितना भी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ भी हुआ है तो वो भी टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो सही बात है ना कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी कंट्री की प्रेजेंट सिचुएशन देखी तो हाँ ठीक है, कोई चीज़ों में जो है वो एग्रीकल्चर ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें ना तो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर की काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सही बात है। तो देखो आज जैसे एग्रीकल्चर की ये सिचुएशंस देखी ना हमने, अब इनके रिलेटेड दूसरे जो टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर के वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।